No, ma'am. Okay, beta, we are starting with our next type of formed elements. Formed elements term is always used for the blood cells. Then other name for the blood cells is thrombocytes. ठीक है बेटे, एक और ब्लड सेल्स जो है उसके अंदर हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स आ जाते हैं, विच आर आल्सो नोन एज द ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, व्हाई दे आर नोन एज ब्लड प्लेटलेट्स. उनको ब्लड प्लेटलेट्स का नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज दे आर इन द फॉर्म ऑफ, कैसे हैं वो कहते हैं कि छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में है. तो देयर आर सम बिगर टाइप ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड दीज सेल्स आर नोन एज द मेगाकैरियोसाइट्स. ठीक है, आपकी जो बोन मैरो होती है उसमें देयर आर बिगर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट and these cells are known as megakaryocytes. And when the fragmentation of these megakaryocytes they takes place, what happened? The small fragments they also behave as cells, and these cellular fragments they are actually known as the thrombocytes. ठीक है, तो blood platelets का another name जो है that is thrombocytes. They are also known as the yellow blood cells. Okay बेटे, about their number, तो their number is very high in the blood. तो देखिए यहाँ पे 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्लड प्लेटलेट्स? तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी जो है उसके अंदर ये ब्लड प्लेटलेट्स कोएगुलेशन का काम करते हैं. ठीक है, तो कोएगुलेशन का मतलब है कि व्हेनेवर सम एक्स्ट्रा ब्लड इट कम्स आउट फ्रॉम योर बॉडी, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है उसमें से ब्लड का लॉस हो सकता है. तो इन दैट सिचुएशन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम योर बॉडी आफ्टर सम टाइम, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट द फ्लो ऑफ ब्लड इट स्टॉप्स एट देयर ओन. ठीक है, हाउ इट हैपेंस? तो कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं, ब्लड कोएगुलेशन से रिलेटेड जो सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं. तो दीज ब्लड प्लेटलेट्स दे एक्चुअली टेक द सिग्नल फ्रॉम द इंजर्ड साइड एंड लेटर दे डू देयर जॉब. व्हाट इज देयर जॉब? देयर जॉब इज टू एक्टिवेट the blood clotting substances that is present in the blood. Can you name one blood clotting substance that is present in the blood in inactive form? Yes बेटे, कोई ऐसा ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंस जो ब्लड में प्रेजेंट है और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, याद आ रहा है? Any student can answer. Prothrombin. But prothrombin is the enzyme, but that prothrombin it later when activates to form thrombin, it activate one substance that is also present in the blood, but it is in inactive form. So it is fibrinogens. ठीक है, जब मैंने आपको ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि ब्लड प्लाज्मा के अलावा वी हैव 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस. तो फिब्रिनोजेंस दे आर प्रेजेंट as in inactive form in the blood, but with the help of the enzyme prothrombin, which itself is present in the blood in inactive form, but by cluster of 10 to 12 enzymes known as a thrombokinase, this prothrombin it gets activated and becomes a thrombin. And later what he do कि वो क्या करता है कि जो फिब्रिनोजेंस इनएक्टिव फॉर्म में है उसको भी एक्टिवेट कर देता है और एक्टिवेट करके उसको फिब्रिन बना देता है. तो these fibrins they appears like thread like fibers, and these thread like fibers they lay side by side over your injured side and they sealed your injured side. ठीक है, तो जब आपको नई नई चोट लगती है तो वहां पे पहले एक हल्का सा कवर आता है, उसके बाद वो काफी थिक हो जाता है. तो दिस ब्लड कलर कवर्ड which covered your injured portion, the seal the injured portion, ठीक है, that is known as a scump. ठीक है, scump, it is SCUM, scump. तो इसके अंदर वो कहते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं उसके रप्चर्ड पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो याद रखिए बस इतना कि ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. ये सेलुलर फ्रैगमेंट्स होती हैं और सेलुलर फ्रैगमेंट्स ये बिगर सेल्स की हैं जिनको मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं. इनका नंबर बहुत हाई है. ठीक है, और अगर ब्लड प्लेटलेट्स जो है उनका नंबर अचानक से कम हो जाता है देन यू आर मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स. तो yesterday I have discussed with the students, those who are present offline, that one kind of a clotting disorder is known as hemophilia. ठीक है बेटे, hemophilia it is also known as bleeder's disease.
इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट। तो कहता है कि उस डेंटिस्ट के पास एक बॉय जो है वो अपने, ठीक है, डेंटिस्ट के पास आया था अपने टीथ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम को लेकर। तो व्हाट द डेंटिस्ट ऑब्जर्व व्हेन ही रिमूव द टीथ ऑफ दैट बॉय, ठीक है, द ब्लड इज नॉट स्टॉप एज ही इज एक्सपेक्टेड दैट ब्लड माइट बी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, बट इन दैट केस उसका ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं हुआ। तो उसके बेसिस पे उसको ये पता लगा कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो मिसिंग थे उसके ब्लड में, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम वन डिजीज एंड दैट डिजीज इज नोन एज हीमोफीलिया। Okay, बेटे, so this hemophilia is also known as a bleeder's disease. So here the blood clotting factors, fibrinogens and the enzyme prothrombin, they are not present in the blood. तो आपको बताया था कि अगर प्लाज्मा जो है उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो मिसिंग रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम सीरम कहते हैं। ठीक बेटे, उसके बाद हम आगे हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, दीज आर द ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो you have also learned in your 10th class that how many type of blood groups are found in case of humans. So we have 4 type of blood groups. Okay, these are A, blood group A, blood group B, then blood group AB and blood group O. Okay, how we give or designate these blood groups on the basis of some important English alphabets. तो कहते हैं कि ऐसे ही नहीं है कि हमने इनके नेम A, B, AB या O ऐसे ही रख दिए हैं. That is actually a scientific basis which we have adopted for naming these blood groups. So what is that? तो उसमें उसने ये बताया कि ABO ब्लड ग्रुप जो है वो ह्यूमन में मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, और उसका जो नाम है ABO ब्लड ग्रुप इसलिए रखा गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द RBC सेल्स. ठीक है, आपकी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजेंस जो होते हैं वो उसकी सरफेस पे प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उसके बेसिस पे वो कहते हैं कि हमने जो भी ब्लड ग्रुप है उसको उसका स्पेसिफिक नेम दिया है. तो व्हाट आर दीज एंटीजेंस? दीज एंटीजेंस में बी एंटीजन ए और एंटीजन बी. ठीक है बेटे, तो एंटीजेंस आर एक्चुअली द ग्लाइकोप्रोटीन्स. इनका नेचर कैसा होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. तो आरबीसी कुछ ऐसे कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ह्यूमंस की हम बात कर सकते हैं जिनके आरबीसीज में क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे ही कहता है कि ह्यूमंस हो सकते हैं जिनके आरबीसीज पे एंटीजन बी प्रेजेंट है. तो ये एंटीजन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ये आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में वो कहता है कि हम उसको जो उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है उस ब्लड ग्रुप को उस नेम से जानते हैं. इफ antigen is A present on the surface of RBC, this means the blood group of that particular patient is blood group A. If B antigen is present, then we call that person कि उसका blood group क्या है, B है. और कई बार वो कहते हैं कि both the antigens are present on the surface of RBCs, that is A as well as B. So in that case you call that person कि उसका blood group जो है वो AB होगा. And in sometimes what you observe, both the antigens A and B, they are not present on the surface of RBCs, so such a patient has O blood group. Okay bete, so on the basis of that what kind of antigen is present on the surface of RBCs, ठीक है, in the blood of that patient क्या होगा? अगर एंटीजन A प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड के अंदर फॉर्म होती है. ठीक है बेटे, आपको एक टेबल नजर आ रहा है, उसमें देखिए हमने 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप लगाए हुए हैं यहाँ पर, ए बी ए बी एंड ओ. ठीक है, एंटीजेंस अगर ब्लड ग्रुप ए है देन एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी इज अगेन ए, तो एंटीबॉडी इज ऑलवेज अपोजिट. ठीक है, तो अगर ए उसका एंटीजन है तो इसका मतलब एंटीबॉडी उसकी प्लाज्मा में कौन सी प्रेजेंट होगी? एंटी बी प्रेजेंट होगी. ओके बेटे, अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो कहते हैं कि एंटीजन इसका मतलब आरबीसी पे कौन सा है? बी है. तो एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोड्यूस होगी? तो बी के अगेंस्ट एंटी ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट इज ए बी, तो एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज आर बोथ, दैट इज ए एंड बी. एंड व्हाट आर द एंटीबॉडी सपोज्ड टू बी एक्सपेक्टेड इन द प्लाज्मा? तो कहते हैं कि इन दैट केस वेयर द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट इज ए बी, ठीक है, none of the antibodies are seen in the plasma. So here the antibodies are nil in that case. And if we have the blood group O, then here in case of O blood group, no antigen is present on the surface of RBCs.
और एंटीबॉडीज उसके अंदर दोनों ही तरह की होती हैं, ए और बी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि डोनर ग्रुप्स की अगर हम बात करें, अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो इन दैट केस दोज पर्सन्स जिनका की ब्लड ग्रुप ए है और ओ है, वो दोनों ही इस तरह के पर्सन को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बी है तो उस केस में बी एंड ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप वाले जो पेशेंट हैं वो इनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड ए बी के केस में, बिकॉज यू नो दैट ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, so AB can receive blood from any of the person whose blood group may be AB, A, B and O. All right, bete. And if the blood group of a person is O, तो you know that O blood group वाला person जो है वो universal donor होता है, पर वो खुद जो है ब्लड सिर्फ O पेशेंट से ही रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला केस जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अनदर जो ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट्स हैं वो इसको ब्लड नहीं दे सकते हैं, और ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप जो है उसी से रिसीव कर सकता है ब्लड। ठीक है बेटे, इस पैराग्राफ में बस आपको यही बताया हुआ है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन्स हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ द पर्सन, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो सभी को ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, इसलिए उसे यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। ठीक है, अभी सभी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हम ब्लड ग्रुप्स के साथ ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव वर्ड भी यूज करते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस बिहाइंड दैट। ठीक है, तो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन अनदर टाइप ऑफ एंटीजन, and this type of antigen which later came into existence and discovered by the scientist later on, that is known as RH antigen। ठीक है बेटे, अभी तक साइंटिस्टों को ये पता था कि ह्यूमन के आरबीसी में दो तरह के एंटीजेंस होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, these are the A and B antigen। but later when the scientists they studied the blood group that is found in case of rhesus monkey। ठीक है, rhesus monkey जो है वो वही मंकी होता है जो आपने देखा हुआ है जिसका माउथ जो है वो रेड होता है। ठीक है, जनरली व्हेन यू विजिट अ हिल स्टेशन यू कम इन कांटेक्ट विद दीस rhesus monkeys। so when they studied the blood group of these rhesus monkey, what they find, there is another antigen found on the surface of RBCs and that is known as RH antigen। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे rhesus monkey से आइसोलेट किया गया था, इसीलिए इस एंटीजन का नाम क्या रखा गया, RH एंटीजन नेम जो है वो रखा गया। ठीक है बेटे, व्हाट लेटर दे ऑब्जर्व that such type of RH antigen is not only found in case of rhesus monkeys, but when they studied the RBCs of some of the humans also, what they find that nearly 80% of the humans they also have this RH antigen over the surface of their RBCs। ठीक है, तो कुछ के अंदर A और B एंटीजन के अलावा ये RH एंटीजन भी प्रेजेंट था, तो जिनमें RH एंटीजन प्रेजेंट था A और B एंटीजन के अलावा उसको RH पॉजिटिव बोला गया, और जिनके अंदर RH एंटीजन जो है वो एब्सेंट था पर अदर एंटीजन प्रेजेंट थे, या तो A या फिर B। ठीक है बेटे, उसको RH नेगेटिव बोला गया। तो जिन भी हम ब्लड ग्रुप्स को A पॉजिटिव बोलते हैं तो उसका मतलब उसमें A जो है एंटीजन वो तो प्रेजेंट है, साथ में RH जो एंटीजन है वो भी प्रेजेंट है। अगर हम A नेगेटिव बोलते हैं इसका मतलब A एंटीजन प्रेजेंट है और RH जो एंटीजन है वो एब्सेंट है। ठीक है, उसी तरीके से ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव भी होगा, ओ पॉजिटिव भी होगा और ओ नेगेटिव भी होगा। ओके बेटे, हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस because of the antibodies which are produced in the body of some persons। ठीक है, when a specific type of antigen is there। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर which is known as erythroblastosis fetalis। ठीक है बेटे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे सभी स्टूडेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज दिस erythroblastosis fetalis। ठीक, तो किससे रिलेटेड है ये, तो वो कहता है कि जनरली जब भी कोई एंटीजन जो है, ठीक है, आपकी आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो आपको पता है कि आपके ब्लड में उसके अगेंस्ट अपोजिट एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो यहाँ पे उसने एक केस डिस्कस किया है जो RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी मिसमैचिंग से रिलेटेड है। तो उसने आपको ये बताया है कि सपोज कि प्रेग्नेंट मदर है और उनका ब्लड ग्रुप कैसा है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, एंड शी इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो फीटस जो है उनको जो बर्थ देती हैं वो
उस फीटस का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है बेटे, देखो मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है एंड फीटस का ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव है। तो कहते हैं कि दोनों की जो बॉडी है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान व्हेन द मदर इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उस केस में वो कहते हैं कि आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द ब्लड ऑफ बोथ द इंडिविजुअल्स दे आर वेल सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, तो उस केस में फर्स्ट जो चाइल्ड होता है उसका सक्सेसफुल बर्थ हो जाता है। ठीक है, पर कहते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी के दौरान मदर का जो ब्लड है वो किसके कांटेक्ट में आता है, फीटस के ब्लड के कांटेक्ट में आता है थोड़ा बहुत। तो उसकी वजह से वो कहता है कि मदर का जो ब्लड है, क्योंकि वो कैसा है, RH नेगेटिव ब्लड है, ठीक, तो फीटस का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव ब्लड है, तो मदर के ब्लड में फीटस के ब्लड के अपोजिट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। ठीक है बेटे, फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव है, इसका मतलब मदर का ब्लड जो है वो उसके अगेंस्ट क्या कर लेगा, एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगा। पर फर्स्ट जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल डिलीवरी रहेगी यहाँ पर, और फीटस जो है वो यहाँ पर जो बॉर्न होगा वो हेल्थी फीटस होगा। बट इन द सेकंड केस इफ द सेम मदर इज गोइंग टू गिव बर्थ टू द सेकंड चाइल्ड, तो सेकंड केस में जब मदर जो है वो सेकंड चाइल्ड को बर्थ देने जाती है, तो उस केस में वो कहता है कि मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी, ठीक है, जो पहला फीटस था उसका ब्लड RH पॉजिटिव था, तो मदर की बॉडी में RH नेगेटिव एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो कहते हैं कि व्हेन द मदर गिव बर्थ टू द न्यू फीटस, द सेकंड फीटस, तो उस केस में ये RH नेगेटिव एंटीबॉडीज जो होती हैं वो फीटस की ब्लड के अंदर चले जाती हैं, और इस तरीके से वो उसके अंदर जो है उसके RBC सेल्स जो हैं उसको मैसिव स्टेज तक, ठीक है, डिस्ट्रॉय करती हैं, एंड द फीटस इज expected to suffer from severe anemia in that case. ठीक है, jaundice is caused to the baby and this condition can be considered as a critical one, so it is known as erythroblastosis fetalis. ठीक है बेटे, इस केस को अवॉइड करने के लिए व्हाट द डॉक्टर्स डू, ठीक है, डॉक्टर्स जो है वो मदर के ब्लड के सैंपल्स लेते हैं और चेक करते हैं कि मदर के ब्लड में क्या कोई ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं है जो फीटस के ब्लड के अगेंस्ट हैं। अगर ऐसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं तो पहले से ही उनको सप्रेस करने के लिए दे गिव द anti-RH एंटीबॉडीज injection to the mother so that the safe delivery of the fetus takes place. ओके बेटे, ये चीज कितने बच्चों को समझ आ गई है? Yes, how many students have comprehend this topic? हाँ जी, speak up. Yes, but shall I repeat it again, once again? Yes, students. Yes, but speak up. No problem is there. हाँ जी, my voice is audible, बेटे? Perfectly audible, ma'am. Audible. Okay. Any questions? Is the concept clear to all of you? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Shall I repeat it once more? आगे चलें फिर? Yes, ma'am. ओके बेटे, फिर से बस इतना आपने याद रखना है कि जो मदर है, ठीक है, अगर उनका ब्लड RH नेगेटिव है एंड फर्स्ट फीटस जो उसका ब्लड RH पॉजिटिव है, तो उस केस में वो कहता है कि फर्स्ट डिलीवरी जो है वो सक्सेसफुल रहती है, बिकॉज RH पॉजिटिव फीटस का जो ब्लड है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद RH नेगेटिव मदर्स ब्लड, तो व्हाट हैपन इन द बॉडी ऑफ द मदर, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटे, बट दीज एंटीबॉडीज आर नॉट सपोज्ड टू डिस्ट्रॉय द RBCs of the first fetus. So here the healthy delivery of the fetus takes place in the first case, but when the same mother whose blood group is RH negative and ठीक है, और उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, तो सेकेंड टाइम जब वो फीटस जो है उसको बर्थ देती है, तो उस केस में वो कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज पहले से तैयार हो चुकी होती हैं वो फीटस के ब्लड में चली जाती हैं और उसके RBCs का डिस्ट्रक्शन करने लग जाती हैं, और उस केस में सीवियर अनेमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है बेबी को, और उस केस में कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है पहले ही मदर के ब्लड सैंपल्स लेके चेक करते हैं, सच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर इन द बॉडी, तो दे आर सपोज्ड टू गिव इंजेक्शंस टू द मदर एंड दीज इंजेक्शंस आर एंटी, ठीक है बेटे, एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो इंजेक्शंस हैं वो लगाते हैं,
ताकि इस तरह की एंटीबॉडीज जो हैं वो सीवियर डिस्ट्रक्शन ना कर सके. Okay, we are starting with the next one. See the next topic here, coagulation of the blood. You have also studied in class 10th also. So what he said, when sometimes, okay, when sometimes you get your body part injured, or you're coming in contact with some minor type of accident or some trauma is there, okay, what you observe from the place of injury, lot of blood it oozes out. ठीक है, बहुत सारा ब्लड जो है वो उसमें से फ्लो करने लग जाता है. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व दैट द कोएगुलेशन और द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इट टेक्स प्लेस एट देयर ओन. ठीक है, व्हाई दिस कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इट हैपेंस सो दैट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड शुड नॉट बी फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन. ठीक है बेटे, एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व दैट, ठीक है, कि जब आपकी एक फ्रेश इंजर्ड पोर्शन होता है उस पर पहले आपको ऐसे लगता है कि कुछ थ्रेड लाइक कवर उसके ऊपर आ गया है. एंड आफ्टर 2 to 3 days यू सी दैट कि द साइट ऑफ द इंजरी इट इज कवर्ड बाय अ थिक कलर ऑफ क्लॉट. ठीक है, जिसमें कि कुछ थ्रेड्स होते हैं और ये थ्रेड्स जो है वो फिब्रिन्स के होते हैं. और इसके साथ ही वो कहते हैं कि ये एक ब्राउन कलर का थिक कवर जो है वो आपकी जो इंजरी है उसको कवर कर लेता है. ठीक है, तो इसके अंदर वो कहते हैं कि जो कुछ ब्लड के डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हाउ द बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस एफिशिएंट मैकेनिज्म which prevent excessive loss of blood from your body. So that I am going to discuss, that you know that whenever you are injured some of your body part, so this signal is first received by the blood platelets, which are actually the cellular fragments that are revolving in your body within your blood. ठीक है, तो ये आपके इंजर्ड पोर्शन जो है उसमें से क्या रिसीव करती हैं, सिग्नल रिसीव करती हैं. और आपको पता है कि इन योर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर. ठीक है, दीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. बट व्हेन दे रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, तो दीज इनएक्टिव सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स, fibrinogens, though they are earlier present in inactive form, when they receive the signals they get activated, and these fibrinogens they becomes the fibrins, which is the active form. ठीक है, पर fibrinogens जो है वो अपने आप fibrins नहीं बनते. There are some enzymes which are involved in this blood clotting reactions, and earlier these enzymes are also present in inactive form. And what are these enzymes? These enzymes are prothrombins. So prothrombins, they are also present in inactive form, but as soon as they receive the signal, they becomes activated, and from prothrombin they become thrombin. ठीक है बेटे, पहले तो वो प्रोथ्रोम्बिन होगा फिर वो थ्रोम्बिन बन जाएगा. तो कहते हैं कि ऐसे नहीं बनता, प्रोथ्रोम्बिन डायरेक्टली थ्रोम्बिन नहीं बनता. 10 से 12 और एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको जगाते हैं और उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं. तो ये 10 to 12 क्लस्टर ऑफ एंजाइम्स को थ्रोम्बोकाइनेज बोला गया. तो जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, ये जल्दी से क्या करेगा, फिब्रिनोजेंस को भी फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा. And these fibrins, they are the thread-like structure. They reaches the site of injury. They lie upon one another in a side-like fashion. ठीक है, they sealed the injury. और धीरे धीरे वो कहते हैं कि एक के ऊपर एक वो लाई अप कर जाते हैं और सील कर देते हैं इंजरी को. एंड आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व द थिक कलर स्कम्प ओवर द इंजर्ड पोर्शन. ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही इज डिस्कस्ड इन द लास्ट 3 लाइंस कि समटाइम्स द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, कई बार वो कहते हैं कि जो टिश्यू आपका इंजर्ड हुआ होता है वहां से कुछ खास तरह के जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कोएगुलेशन को क्या करते हैं, इनिशिएट करवाते हैं. इसके अलावा कहते हैं कि इंजर्ड साइट जो है वहां पर ब्लड में प्रेजेंट कुछ खास तरह के आयंस जो हैं वो भी ब्लड क्लॉटिंग का जो मेथड है उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं. तो सच टाइप ऑफ आयंस आर द कैल्शियम आयंस. ठीक है, तो इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर आई हैव told you that so many ions are also present in the blood, such as sodium ions, chloride ions, bicarbonate, calcium, magnesium ions. ठीक है, तो one of those ions are calcium ions. So these calcium ions they also increase the efficiency of the blood clotting mechanism. Okay bete, so I hope so this is clear to you. Okay, we are coming on the next topic, and our next topic is lymph or the tissue fluid. Okay, why this lymph is known as a tissue fluid? Because it is present in the intercellular spaces that are there in the cells and the tissues. Okay, so what is this lymph actually? As I have discussed in the beginning of the chapter, that beside blood, as blood is a major circulating fluid all over your body,
but in the lower abdominal portion of your body there is one another fluid that is circulating and doing some important task, and that is known as lymph. तो कहते हैं कि how this lymph is formed, you know that the blood, ठीक है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के जरिए आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, एंड यू नो दैट योर blood has circulating in different type of blood vessels such as arteries, veins, ठीक है, depending upon what kind of blood it is. तो कहते हैं कि आपका जो ब्लड होता है जब बड़ी बड़ी आर्टरीज में से, ठीक है, किसी भी छोटे टिश्यूज के पास जाना होता है, तो कहते हैं कि वहां पे जगह कम होती है, तो ये ब्लड जो है ये फाइन ब्रांचेस के अंदर, फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर आर्टरीज में से जब जाता है, ठीक है, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, तो उस केस में वो कहते हैं कि ब्लड में प्रेजेंट कुछ वाटर या फिर कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं, जब ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर रहा होता है तो वो बाहर रह जाते हैं और सेल्स और टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेसेस में चले जाते हैं, ठीक है बेटे। एक चीज याद रखिए, मैंने ये बोला है वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस which are of a small size, only these substances they leak out, ठीक है, while this blood is pouring into the capillaries, not the larger proteins and the formed elements, you can say the blood cells. बाकी सारी चीजें चले जाएंगी, ब्लड सेल्स भी चले जाएंगे, प्रोटीन्स भी चले जाएंगे, पर कुछ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वहीं पे पड़ा रहता है ये फ्लूइड, तो इसीलिए इसको टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नेम दिया गया है, ठीक है बेटे। अब वो कहता है कि इसके कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन जो है वो मिनरल कॉम्पोजिशन प्लाज्मा की तरह ही होता है। ये करता क्या है ये टिश्यू फ्लूइड, तो ये बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारी गैसेस जो हैं उसको सेल्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज करवाता है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कि क्या हमेशा वहीं पे पड़ा रहेगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ही, तो ऐसा नहीं होता। फ्रॉम दिस इंटरस्टिशियल स्पेसेस और द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, दिस tissue fluid which is known as lymph, it is later collected by some major veins, ठीक है, कुछ veins जिनका की डायमीटर काफी बड़ा होता है वो बाद में इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेती है और फिर जो मेन सिस्टम है उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसको लिम्फ बोला गया है, ठीक है। और इस तरह से वो कहते हैं कि अगर हम इसके कलर की बात करें तो दिस लिम्फ इज, ये लिम्फ जो है ये कलरलेस फ्लूइड होता है और इसमें खास तरह के सेल्स देखे गए हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस लिम्फ, and because of the presence of these cells which are actually the lymphocytes, ठीक है, it is called as a lymph. And these lymphocytes, they are the important components of the different type of immune responses that are shown by your immune system. अब देखिए लिम्फ जो है वो किन किन चीजों को लेके जाता है, तो सिर्फ वो कहता है कि ये एक्सचेंज का ही काम नहीं करता, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज ही नहीं करता, इसके अलावा जो है ये इंपॉर्टेंट कैरियर भी होता है न्यूट्रिएंट्स का। और हार्मोन्स जो हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है उनके ट्रांसपोर्ट में भी ये इन्वॉल्व होता है। ओके बेटे, इसके अलावा देखिए वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फैट्स आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ in the lacteals present in the intestinal villi. You know that in your small intestine some villi-like structures are present, and these villi-like structures they have narrow tubes which are known as lacteals, और इन lacteals जो हैं उनमें से फैट लाइक सब्सटेंसेस जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ये लिम्फ, और उसके बाद जो है इसको फैट जो है उसके इमल्सिफिकेशन के लिए उनके करेक्टरिस्टिक टारगेट ऑर्गन्स के पास उसको लेके जाता है, ठीक है बेटे। तो ये था टिश्यू फ्लूइड के बारे में, क्यों उसका नेम लिम्फ पड़ा है वो भी आपको पता लग गया, लिम्फोसाइट्स उसमें होते हैं, फंक्शन क्या है उसका, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इट आल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज हार्मोन्स, ठीक है। व्हाट दिस काइंड ऑफ फ्लूइड, इट इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस व्हेन द ब्लड इज poured फ्रॉम द arteries having a very high diameter into the capillaries. So during that process some water and water soluble substances they comes out and they leak from these capillaries and stay in the intercellular spaces that is present between the cells and the tissues. So this is known as a lymph. Okay बेटा, यहाँ तक clear है सही बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any problem?